this is Avinash and I welcome you all to my YouTube channel Enara, जहां पर हम क्या करते हैं, फिजिक्स को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करते हैं। हमने अपने चैनल में क्या किया है, एक सीरीज स्टार्ट किया है जहां पर हम क्या कर रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड्स के लिए, सीबीएसई जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने कुछ क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किया है और साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर्स का एक क्विक रिवीजन टाइप का भी हम कर रहे हैं। अब इसी सीरीज में आज हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करने वाले हैं और आज जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। तो बिना समय गवाए मैं आपको ले चलता हूं रिवीजन पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। अब रिवीजन के लिए मेरा जो सोर्स है वो सोर्स है एनसीईआरटी बुक। मैंने एनसीईआरटी बुक, मेरे को बेस्ट बहुत अच्छा लगता है एनसीईआरटी बुक, वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स। फिजिक्स अगर किसी को जानदार तरीके से सीखना है तो एनसीईआरटी बुक अगर वो अच्छे से सीख लेगा तो उसको बहुत अच्छे लेवल का फिजिक्स आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने स्क्रीन शेयर किया। आई होप आपको एनसीईआरटी बुक दिखना स्टार्ट हो गया होगा, लेकिन अभी जो दुनिया आपको दिख रही होगी बहुत छोटी होगी, तो उस दुनिया को क्या करते हैं, थोड़ी सी बड़ी करते हैं और इसको समझना स्टार्ट करते हैं। अब चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अगर मैं इंट्रोडक्शन बताऊं, कहानी कहां से स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट होता है, ये जो कहानी है ये स्टार्ट होती है ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट से। अब ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट से कैसे स्टार्ट होगी, तो ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट के बाद लोगों को ये पता चल गया था कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है तो उस करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। मतलब ऑस्टर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद लोगों को ये पता हो गया था कि अगर करंट कैरिंग वायर है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे फैराडे, उन्होंने सोचा कि ठीक है, अगर हम क्या कर सकते हैं, करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करा सकते हैं, तो क्या इसका रिवर्स भी पॉसिबल होगा। रिवर्स पॉसिबल होगा इसका मतलब उन्होंने की सोचा कि अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करा रहे थे तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट जनरेट करा सकते हैं। अब ये जो मन में ख्याल आया था, उनके मन में जो ख्याल आया था, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया कि ख्याल आया ख्याल को दबा दिया। उन्होंने क्या किया, उस ख्याल के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने स्टार्ट किए। अब हम क्या करते हैं, स्ट्रेट अवे हम उनके एक्सपेरिमेंट्स पर आ जाते हैं। तो अगर आप उनके एक्सपेरिमेंट्स देखोगे तो यहाँ पर एनसीईआरटी बुक ने पहला जो एक्सपेरिमेंट लिया है वो है एक्सपेरिमेंट नंबर 1। अब एक्सपेरिमेंट में आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बस बता देता हूँ कि एक्सपेरिमेंट क्या है। तो यहां पर हमारे पास एक करंट कैरिंग कॉइल है, यहां पर हमारे पास एक करंट कैरिंग कॉइल है, या मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ऐसे नहीं, ये नहीं, अच्छा ये हाइलाइटर, हाँ। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक करंट कैरिंग कॉइल, और इस करंट कैरिंग कॉइल के पास में क्या करते हैं, एक मैग्नेट को रख देते हैं। मैग्नेट का नॉर्थ साउथ मैंने इस तरह से रख दिया है। अब ये देखा गया है कि अगर आप क्या करते हो, मतलब ये फैराडे ने देखा था, फैराडे ने क्या देखा कि अगर मैं इस कॉइल को स्टेशनरी रख के मैग्नेट को ऐसे आगे पीछे मूव कराना स्टार्ट करूं, या रिवर्स भी आप कर सकते हो, आप मैग्नेट को स्टेशनरी रख के कॉइल को अगर आप रिवर्स करते हो, तो ये जो गैल्वेनोमीटर हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है ना, इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है। तो एक्सपेरिमेंट 1 जो था वो ये था कि अगर एक कॉइल और एक मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन कराया जाए, रिलेटिव मोशन का मतलब है किसी एक को रेस्ट में रख के किसी दूसरे को मूव कराया जाए, उस केस में क्या होता है, ये जो कॉइल है, इस कॉइल के से थ्रू कनेक्टेड जो गैल्वेनोमीटर है ना, इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट होता है। और मजेदार बात क्या है, अगर आप इस मैग्नेट को ऐसे अंदर लेके आओगे, अगर आप कॉइल के अंदर लेके आओगे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा। अगर आप मैग्नेट को दूर लेके जाओगे ना, तो जो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। दिस वाज एक्सपेरिमेंट नंबर 1। आगे अगर देखोगे तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या था, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, दो कॉइल कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट अगर आप देखोगे, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, यहाँ पर हमने दो कॉइल कंसीडर किया है, C1 और C2। अब C1 और C2 हमारे पास दो कॉइल है, इसमें C1 को हमने क्या कर दिया है, C1 से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है, और C2 जो है वो एक करंट कैरिंग कॉइल है। अब तुम्हारा बेसिक मैग्नेटिज्म का नॉलेज तुमको ये बताता होगा कि ये जो करंट कैरिंग कॉइल होता है, ये जो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप होता है, वो एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, और इसके फीलाइंस के पैटर्न हम ऐसे बना सकते हैं। तो अगर आप क्या करोगे, इस C2 कॉइल को इस C1 कॉइल के रिस्पेक्ट में आगे पीछे मूव कराओगे ना, तब भी ये जो गैल्वेनोमीटर है उसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। तो
ये एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 के बाद लोगों को ऐसा लगने लगा कि ठीक है, जब भी मैं क्या करूंगा, कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन कराऊंगा, तो क्या यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। मतलब ये जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है, इसका मतलब क्या है, करंट होगा सर्किट में। अब ये जो करंट का कॉज है, क्या ये रिलेटिव मोशन ये कॉज है क्या। तो इसको गलत प्रूव करने के लिए फैराडे ने एक और एक्सपेरिमेंट किया था। बेसिकली अगर आप एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 देखोगे, तो एक्सपेरिमेंट 1 में मैग्नेट को मूव करा रहे थे, एक्सपेरिमेंट 2 में करंट कैरिंग कॉइल को मूव कराएंगे। अब ये जो करंट कैरिंग कॉइल है, वो भी एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। तो एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 में अगर कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन था, तो वो जो कॉइल है, उस कॉइल में जो कनेक्टेड गैल्वेनोमीटर है, उसमें डिफ्लेक्शन दिख रहा है। गैल्वेनोमीटर वाले कॉइल में डिफ्लेक्शन दिख रहा है, मतलब गैल्वेनोमीटर वाले कॉइल में डेफिनेटली करंट होगा, तभी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया है। तो ये दो एक्सपेरिमेंट है। थर्ड एक्सपेरिमेंट था, पहले दो एक्सपेरिमेंट को गलत प्रूव करने के, गलत इन द सेंस लोगों को ये लगने लगा कि जब भी दो कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, तभी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा या तभी इंड्यूस्ड करंट होगा। तो उसको गलत प्रूव करने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट किया गया। एक और एक्सपेरिमेंट क्या है, इसमें अगर आप देखोगे तो फिर से मेरे पास C1 और C2 दो कॉइल्स हैं। C1 वाले कॉइल को हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया है, और C2 वाले कॉइल में हमने क्या कर दिया है, एक बैटरी ले लिया और एक स्विच ले लिया के। अब क्या देखा गया, आप जैसे इस के स्विच को क्लोज करते हो ना, के स्विच को क्लोज करने पर यहाँ पर वापस से क्या होगा, मोमेंटरली डिफ्लेक्शन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इस गैल्वेनोमीटर में मोमेंटरली डिफ्लेक्शन होगा। मोमेंटरली का मतलब आप जैसे ही स्विच को क्लोज करोगे, आपको हल्का सा डिफ्लेक्शन दिखेगा। आप स्विच को क्लोज करके लंबे टाइम तक छोड़ दो, तो इसमें डिफ्लेक्शन कुछ नहीं होगा, डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप क्या करोगे ना, आप स्विच को अगर आप ओपन करते हो, तो वापस से ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन जो पहले वाले डायरेक्शन का डिफ्लेक्शन था, उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा। तो इन तीन एक्सपेरिमेंट से अपने को अब कंक्लूड करना है कि ऐसा क्या हो रहा है जिससे इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो इन तीनों एक्सपेरिमेंट के बाद फैराडे भाई साहब ने ये देखा कि जो कॉइल है, ये जो कॉइल है जिसमें से हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है, इस कॉइल में क्या हो रहा है, फ्लक्स का लिंकेज चेंज हो रहा है। अब फ्लक्स क्या होता है, तो फ्लक्स को हम क्या करते हैं, अगर अपने को ये तीनों एक्सपेरिमेंट समझना होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सीखना पड़ेगा कि फ्लक्स को कैसे डिफाइन करते हैं। अब एक बार फ्लक्स आपने ना चार्जेस एंड फील्ड वाले चैप्टर में फ्लक्स एक बार आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात करेंगे। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब हो गया कि एक गिवन एरिया से कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस नॉर्मली क्रॉस करते हैं। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो इस गिवन एरिया को नॉर्मली क्रॉस करेंगे, इसका जो मेजर होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है B into A cos थीटा। अगर आप मैथमेटिकली फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहोगे, तो फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर देना, आपको फ्लक्स मिल जाएगा। लॉजिकल सा बात है। अब अगर अपने को इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, अब देखो अगर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही मिलेगा। मैग्नीट्यूड को हम क्या लिख सकते हैं, या तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं, या बी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो फ्लक्स का कैलकुलेशन है, वो मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एरिया वेक्टर के स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और साथ ही ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है। अगर फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर, अब याद रखेंगे, एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। जैसे अगर ये हमारा एरिया है, अगर ये एरिया हमारा है, तो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो एरिया के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, उस केस में थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर फील्ड और एरिया वेक्टर एंटी पैरेलल होंगे, तो उस केस में थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। अगर फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो उस केस में थीटा 90 हो जाएगा। तो आप देखोगे तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ दिस थीटा, आपके पास अलग अलग वैल्यूज ऑफ फ्लक्स आपको मिलेगा। तो अब फैराडे ने क्या किया था, अपना जो एक्सपेरिमेंट है, उनका रिजल्ट उन्होंने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लक्स ही एक्सप्लेन किया। अब तीनों एक्सपेरिमेंट में आप अगर वापस आओगे और एक एक करके सबको समझना स्टार्ट करोगे, तो हम आते हैं। सबसे पहले देखो, दिस वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होता है, अगर आप कॉइल को स्टेशनरी रख के मैग्नेट को अगर पास लाओगे, अपने को पता है कि एक बार मैग्नेट में नॉर्थ वाले पोल से फील्ड लाइंस निकल के साउथ वाले पोल पर जाते हैं।
तो अगर आप इस मैग्नेट को पास लेके आओगे तो जो फ्लक्स इस कॉइल से लिंक होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो अगर मैग्नेट को पास लाया जा रहा है तो इसमें से जो फ्लक्स लिंक हो रहा था वो बढ़ रहा था। इसी मैग्नेट को अगर आप दूर लेके जाओगे तो इस कॉइल में से जो फ्लक्स लिंक होता वो क्या होता जाता, कम होता। तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि इस वाले कॉइल में डिफ्लेक्शन क्यों आ रहा था, या इस वाले गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्यों आ रहा था, क्योंकि इस कॉइल से लिंक होता हुआ जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा था। फ्लक्स बढ़ भी सकता है, फ्लक्स कम भी हो सकता है। आगे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखो। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट अगर आप देखोगे, ये तो थर्ड एक्सपेरिमेंट है, सेकंड वाला एक्सपेरिमेंट यहां पर है। सेकंड वाले एक्सपेरिमेंट में ये जो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है ये भी तो एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा। तो अगर आप C1 वाले कॉइल को स्टेशनरी रख के C2 वाले कॉइल को आगे पीछे मूव कराओगे तो C1 वाले कॉइल में लिंक होता हुआ जो फ्लक्स होगा उसका वैल्यू क्या होगा, चेंज होता जाएगा। अगर C1 वाले कॉइल से फ्लक्स का लिंकेज चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, बिकॉज ऑफ दैट फ्लक्स चेंज यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ है और उसके कारण इंड्यूस्ड करंट है। तो अभी हम इसका जो डिफ्लेक्शन उसका कॉज समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, लास्ट में इस वाले एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, आप जैसी स्विच को क्लोज करते हो ना तो करंट ऑल ऑफ सडन अपने मैक्सिमम पर नहीं आ जाता। करंट को जीरो से मैक्सिमम होने में कुछ टाइम लगता है। तो जैसे ही आप इसको क्लोज करते हो करंट जीरो से मैक्सिमम पर इंक्रीज करता है। तो जब वो जीरो से मैक्सिमम पर इंक्रीज कर रहा है उस समय क्या होगा, इसमें से जो लिंक होने वाला, अब देखो ये करंट कैरिंग कॉइल है, अगर इसमें से लिंक होने वाला करंट अपना वैल्यू चेंज करेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फील्ड होगा वो भी क्या होगा, वो भी बढ़ता जाएगा। तो जब तक इसमें जो फ्लक्स लिंक हो रहा था उसका वैल्यू चेंज हो रहा है तब तक यहाँ पर डिफ्लेक्शन आ रहा था। एक बार आपने इसको क्लोज करके छोड़ दिया तो करंट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यूनिफॉर्म करंट के केस में इसमें से जो लिंक होता हुआ फ्लक्स है उसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा। तो अगर फ्लक्स का वैल्यू चेंज नहीं हुआ तो इसमें डिफ्लेक्शन भी नहीं आया। लास्ट में क्या किया हमने, जब इसको क्लोज किया तो फिर से वो ऑल ऑफ सडन जीरो नहीं आ जाएगा, मैक्सिमम से जीरो आने में उसको कुछ टाइम लगता है। तो मैक्सिमम से जीरो आने में जो टाइम लगेगा उस टाइम पर यहाँ पर जो फ्लक्स लिंकेज है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा होगा। फिर से अगर इसमें फ्लक्स चेंज हुआ तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन दिख रहा था। तो फैराडे ने ये एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने एक लॉ दिया और लॉ में उन्होंने क्या बोला कि व्हेनेवर फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल विल चेंज देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस क्यों, क्योंकि कॉइल और मैग्नेट के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है इसलिए इन्होंने बोला इंड्यूस्ड ईएमएफ। और उन्होंने साथ साथ ये भी बोला कि इफ द लूप इज क्लोज देन एन इंड्यूस्ड करंट विल फ्लो इन दैट लूप। तो फैराडे लॉ क्या बोलता है कि व्हेनेवर there is a change in flux linked with the coil, there will be an induced EMF in the coil, and if the coil is a closed loop, then in that case an induced current will be seen in that loop. अच्छा, ये तो था फैराडे लॉ की कहानी। अब फैराडे लॉ को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फैराडे लॉ को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स के बाद देखते हैं। फैराडे लॉ को अगर मुझे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो फैराडे लॉ को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका एक स्टेटमेंट है। ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने ये लॉ दिया है कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी अपॉन dt ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जिस रेट से कॉइल से लिंक होने वाला फ्लक्स चेंज होगा, जिस रेट से मतलब जिस रफ्तार से फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू होगा। अब अगर तुम्हें सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, ये यूज करोगे डी फाई बी अपॉन डी टी। इस माइनस का क्या मतलब है ये भी हम समझेंगे। ये माइनस लेंजेस लॉ से आता है, माइनस डायरेक्शन के लिए होगा। तो माइनस का खेल अभी नहीं समझ रहे, माइनस का खेल थोड़े देर बाद समझेंगे। अभी आप ये समझ लो कि अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको कैलकुलेट करना है तो आप सीधा क्या कर दोगे, डी अपॉन डी टी ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स सॉल्व कर दोगे। अब इसमें ना दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, इसमें दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो मैं थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं। अब दो तरह के क्वेश्चन कैसे आएंगे, मच्छर भी काट रहा है, बहुत परेशानी है, लेकिन फिर भी लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, जज्बा बहुत है, इतना जज्बा है कि लेक्चर रिकॉर्ड किया जा सकता है। देखो यहाँ पर ये मैथमेटिकली फैराडे लॉ को हमने लिखा है माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। अब अगर जो आपका कॉइल है उसमें एक टर्न है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लेना। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स वाला कॉइल आपने यूज कर दिया तो आप क्या करना,
n टाइम्स ऑफ डी फाई बी अपॉन डी टी लिख देना। अच्छा, अब यहाँ पे ना इंड्यूस्ड ईएमएफ के मैग्नीट्यूड पे दो तरह का क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन बनता है इंस्टैंटेनियस ईएमएफ वाला, पहला क्वेश्चन बनेगा इंस्टैंटेनियस ईएमएफ। अब इंस्टैंटेनियस ईएमएफ वाले क्वेश्चन कैसे होंगे? मान लो आपको बता दिया जाए कि मैग्नेटिक फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इज 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4। मान लो कुछ इस तरह से फ्लक्स का वैल्यू बता दिया गया है, फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t ऐसा बताया गया है। अब अगर ये इंस्टैंटेनियस ईएमएफ ऑफ फ्लक्स का वैल्यू है, अगर ये फ्लक्स जो टाइम का फंक्शन है वो ऐसा है, और अपने को इंस्टैंटेनियस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड, मैं यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड के कैलकुलेशन के बारे में अगर बात करूं तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, d अपॉन dt ऑफ फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। इसको आप क्या करो, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे ना, तो आपके पास ईएमएफ का इक्वेशन आ जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। तो इसको टाइम के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4t हो गया माइनस 3, 4 कांस्टेंट है, कुछ आएगा नहीं, तो ये ईएमएफ और टाइम का रिलेशन हो गया। अब जिस भी टाइम पे वो तुमसे ईएमएफ का वैल्यू पूछेंगे, टाइम का वैल्यू पुट करना, आपको ईएमएफ का वैल्यू मिल जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, ईएमएफ का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये हो गया हमारे पास एक तरह का क्वेश्चन। दूसरा तरह का क्वेश्चन कैसा होता है, तो दूसरा तरह का क्वेश्चन मैं एक एग्जांपल ही कंसीडर कर लेता हूं। ये तो फ्लक्स कैलकुलेशन लग रहा है। नेक्स्ट, हाँ, ये देखते हैं एग्जांपल 6.3। अब एग्जांपल 6.3 क्या है, तो अगर आप देखोगे तो एग्जांपल 6.3 में ये बोला गया है, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड 500 टर्न्स। आपके पास n का वैल्यू अवेलेबल है और आपके पास कॉइल का रेडियस बता दिया गया है, मतलब आप कॉइल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। एंड रेजिस्टेंस, कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम का कॉइल का रेजिस्टेंस है, is placed with its plane perpendicular to the horizontal component of Earth's magnetic field। ठीक है, ये बोला गया है कि हमने क्या किया है, ये जो सर्कुलर कॉइल है इसको हमने प्लेस किया है परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर ये इस डायरेक्शन में, देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, मैग्नेटिक अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो अर्थ के सरफेस के पैरेलल होता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने प्लेन को अगर ऐसा कुछ रखा है, मान लो ये जो एरिया है सर्कुलर एरिया अगर ऐसा होता तो हमने ऐसा कुछ रखा है, तो ये जो फील्ड लाइंस है, ये जो फील्ड लाइंस है वो उसको क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रही है। यही तो बोला गया ना, प्लेस्ड विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में, तो हमने प्लेन को परपेंडिकुलर रखा है। ठीक है, इसका मतलब थीटा, अगर आप देखोगे, देखो ये एरिया है, इसका एरिया वेक्टर ऐसा आ जाएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और फील्ड भी अगर परपेंडिकुलर टू द प्लेन है तो इनिशियली जो थीटा का वैल्यू होता, थीटा इनिशियल का वैल्यू कितना होता है, 0 डिग्री हो जाता। ये यहाँ पे बताने का मतलब है। इट रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर थ्रू 180 डिग्री इन 0.25 सेकेंड। अब ये जो कॉइल है ना, ये अपने वर्टिकल डायमीटर के अबाउट, ये इसका वर्टिकल डायमीटर है, इसके अबाउट ये ऐसे रोटेट करने वाला है बाई 180 डिग्री। अब अगर ये 180 डिग्री रोटेट कर जाए, मान लो ऐसा ये रोटेट कर गया, इसका मतलब क्या हो गया, फील्ड का डायरेक्शन अभी भी उधर ही है, लेकिन ये जो एरिया वेक्टर है, ये इसको क्या हो गया, इसको क्या, सॉरी, फील्ड का डायरेक्शन अभी भी इस तरफ है, लेकिन अब जो एरिया वेक्टर है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, अगर तुमने कॉइल को 180 डिग्री से रोटेट करा दिया, मतलब इनिशियली थीटा का वैल्यू 0 गिवन था और 180 डिग्री रोटेट करा दिया, इसका मतलब फाइनली जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। अच्छा, और क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आपको बता दिया गया है 3 × 10⁻⁵। पूछा क्या इन्होंने, एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ एंड करंट इंड्यूस। अब ईएमएफ का अगर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, जब भी एवरेज ईएमएफ कैलकुलेट करने को बोला जाए, एवरेज ईएमएफ मतलब एक इंटरवल ऑफ टाइम में अगर आपको ईएमएफ कैलकुलेट करने को बोला जाए ना, तो उसको उसका मतलब होता है दे आर आस्किंग टू कैलकुलेट एवरेज ईएमएफ। अब हाउ टू कैलकुलेट एवरेज ईएमएफ, तो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ईएमएफ व्हाट यू विल डू, यू विल एवरेज ईएमएफ का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डेल्टा फाई, डेल्टा फाई का मतलब है फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। फिजिक्स में चेंज का मतलब होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो कितने टाइम पर ये चेंज हुआ है, तो ये जो चेंज हुआ है वो 0.25 सेकंड्स में हुआ है। यहां से आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। अच्छा,
फाइनल फ्लक्स का कैलकुलेशन करने के लिए, अगर आपको फाइनल फ्लक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो फाइनल फ्लक्स के वैल्यू के लिए आप क्या लिखोगे, फ्लक्स फाइनल इज इक्वल टू बी इंटू ए कॉस 180। बी का वैल्यू भी इन्होंने 3 इंटू 10⁻⁵ बता दिया, एरिया आप कैलकुलेट कर लेना कॉस 180 है। उसी तरह फ्लक्स इनिशियल अगर आप कैलकुलेट करोगे तो फ्लक्स इनिशियल हो जाएगा बी ए कॉस 0। फाइनल फ्लक्स पता है, इनिशियल फ्लक्स पता है, दोनों का डिफरेंस कर लेंगे तो चेंज इन फ्लक्स मिल जाएगा। टाइम का वैल्यू पता है कि कितने टाइम पर ये चेंज हुआ, तो आप यहां से ये डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। एक बार आपको डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी का वैल्यू मिल गया तो इंड्यूस ईएमएफ मिल गया। इंड्यूस्ड ईएमएफ को क्या करो, सर्किट के वो जो कॉइल है, कॉइल के रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो तो आपको इंड्यूस्ड करंट का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लेंजेस लॉ। अब ये जो लेंजेस लॉ है ना, ये लेंजेस लॉ बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। समझ में आ गया तो बहुत अच्छा लगता है, नहीं समझ में आया तो दिमागी लोग पागल हो जाते हैं लेंजेस लॉ में डायरेक्शन फाइंड आउट करने में। ठीक है, पागल तो नहीं होंगे लेकिन हाँ आंसर गलत हो सकता है। अब लेंजेस लॉ क्या बोलता है, तो इसका जो स्टेटमेंट है वो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस अ करंट which opposes the change in magnetic flux। अब इतना भारी भरकम समझेंगे क्या सर, नहीं, सीधा सा बात ये समझना है कि लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉज होगा ना, जो भी जिसके कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा या जिसके कारण से इंड्यूस करंट सर्किट में फ्लो करेगा, उस इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा रखना चाहिए जो क्या करेगा, अपने ही कॉज को अपोज करके, अपने ही कॉज को क्या करे, अपोज करे। मतलब सीधा सा बात है, जिस थाली में खाना है उसी में छेद करना है, यही मतलब है इसका। इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए जो क्या करेगा, अपने करंट को, कॉज को अपोज करेगा। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल से बताता हूं। जैसे ये हमने जो एग्जांपल देखा था, ये कॉइल है ऐसा, ये कॉइल है ऐसा, और इसके सामने एक मैग्नेट रखा हुआ है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। मान लो मैग्नेट को मैं ऐसे अंदर लेके आऊंगा, इसको मैं स्टेशनरी रख के, कॉइल को स्टेशनरी रख के मैं मैग्नेट को अंदर लेके आ रहा हूं, और मैंने यहां से बोला कि यहां पर एक ऑब्जर्वर है, और इस ऑब्जर्वर से मैं पूछने वाला हूं कि इस इंड्यूस करंट का, इस कॉइल में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ऑब्जर्वर ये बताओ। तो अगर आप मैग्नेट को अंदर लेके आओगे तो इसमें से फ्लक्स का लिंकेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब इस कॉइल में फ्लक्स का जो लिंकेज बढ़ेगा वही तो इंड्यूस करंट का कॉज होगा, या वही तो इंड्यूस ईएमएफ का कॉज होगा। अब जो भी करंट का कॉज है, इस करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए जो अपने ही कॉज को क्या कर सके, अपोज कर सके। तो अपोज करने का मतलब है कि अगर ये नॉर्थ पोल इसकी तरफ आ रहा था, अगर मैं किसी कारण से, अगर मैं किसी तरह से यहां पर एक नॉर्थ पोल इंड्यूस करा दूं, तो क्या हो जाएगा, इस मैग्नेट के अंदर आने को अपोज किया जा सकता है क्या। तुम अगर देखोगे तो यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो कॉज है वो मैग्नेट का अंदर आना है, तो जो भी करंट का कॉज होगा उसी को तो अपोज करना है। तो अगर ये मैग्नेट अंदर आ रहा था नॉर्थ पोल के साथ, तो मैं अगर किसी कारण से यहाँ पर या किसी तरह से अगर मैं नॉर्थ पोल इंड्यूस कर दूं तो सर अपना काम बन जाएगा। अब यहाँ पे नॉर्थ पोल होने का मतलब है, ये तुमने ऐसा बचपन में पढ़ा होगा कि अगर नॉर्थ लिखा होता है, करंट का डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो वो नॉर्थ पोल को करस्पॉन्ड करता है, और अगर करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता है तो वो साउथ पोल को करस्पॉन्ड करता है। अब यहां पर अगर तुमको नॉर्थ पोल चाहिए, इसका मतलब इस ऑब्जर्वर को यहां पर जो करंट का डायरेक्शन दिखना चाहिए वो एंटी क्लॉकवाइज दिखना चाहिए। अगर इस ऑब्जर्वर को यहां पर करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा तो ये बोल सकता है कि यहां पर अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज एक नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करेगा। अब अगर ये नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल, तो करंट, ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट के अंदर आने को हम क्या कर सकते हैं, अपोज कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर आपने ऑब्जर्वर को यहाँ पे रख दिया होता ना, अगर ये आपका ऑब्जर्वर होता तो इस केस में आंसर क्या होता। अगर देखो इस वाले एंड से देखा तो एंटी क्लॉकवाइज है, इस वाले एंड से देखोगे तो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो अगर ये ऑब्जर्वर है तो करेक्ट आंसर इज एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन अगर ये ऑब्जर्वर है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो भी इंड्यूस्ड करंट का कॉज है, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए जो अपने ही कॉज को क्या कर सके, अपोज कर सके। आई होप ये समझ में आया होगा। मैं और भी कुछ एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लिया जाए, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल कैसा है, तो ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं कि ये एनसीईआरटी बुक का ही एग्जांपल है ऐसा कुछ।
इस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और क्या कर रहे हैं, एक एरिया को हम क्या करते हैं, इसके अंदर लेके जाते हैं। एक एरिया है, कोई तो एरिया है, किसी भी आर्बिट्ररी शेप का एरिया है, इसको हम क्या कर रहे हैं, ऐसे अंदर लेके जा रहे हैं, कुछ तो v स्पीड से इसको अंदर लेके जा रहे हैं। अब जब आप इसको v स्पीड से अंदर लेके जाओगे, तो जैसे जैसे आप एरिया को अंदर लेके जा रहे हो, फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन जितना ज्यादा एरिया अंदर जाएगा, फ्लक्स, इस कॉइल में से जो फ्लक्स लिंक होगा उसका वैल्यू तो बढ़ जाएगा। बिल्कुल सर। तो अगर इस कॉइल में से लिंक होने वाला फ्लक्स का वैल्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, और सिंस ये सर्किट क्लोज्ड है, तो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट भी दिखेगा। अब इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि ये क्या करे, अपने ही कॉज को अपोज करे। तो अगर इसमें फ्लक्स का बढ़ना, अगर इसमें फ्लक्स का बढ़ना इज द कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा हो जो बढ़ते हुए फ्लक्स को क्या कर सके, कम कर सके। अब तुम खुद से सोचो, अगर इस वाले कॉइल में, अगर इस वाले कॉइल में करंट का डायरेक्शन ऐसा हो जाए, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा हो जाए, तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर देखोगे, अगर करंट का डायरेक्शन ऐसा है, तो इसके कारण जो फील्ड बनता वो प्लेन के बाहर चला जाता। क्या इसके कारण जो फील्ड बनता वो प्लेन के बाहर चला जाता। अब गिवन फील्ड है प्लेन के अंदर, और इस इंड्यूस्ड करंट के कारण जो फील्ड आ रहा है वो प्लेन के बाहर है, तो अपने ही कॉज को ये अपोज कर रहा है ना। देखो, फ्लक्स का बढ़ना वाज द कॉज, तो अगर मेरे को फ्लक्स के बढ़ने को अपोज करना है, मतलब कुछ भी करके बढ़ते हुए फ्लक्स को कम करना है, तो बढ़ते हुए फ्लक्स को कम कैसे करेंगे, तो कुछ ऐसा करंट का डायरेक्शन हो जाए जिससे क्या हो सके, इस फील्ड को अपोज कर सके। तो यहाँ पर अगर करंट का डायरेक्शन आप ऐसा ले लोगे, तो यहाँ पर ये जो इंड्यूस करंट था उसके कारण फील्ड यहाँ पे डॉट के जैसा बनता, तो ये अपने ही कॉज को क्या करता, अपोज करता। आप इसका वाइस वर्सा सोचो, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि जो भी करंट का कॉज है, ठीक है, मान लेते हैं इसमें फील्ड का जो डायरेक्शन है, फील्ड का जो डायरेक्शन है, सॉरी इंड्यूस करंट का जो डायरेक्शन है, वो अगर ऐसा होता, अगर ऐसा इंड्यूस करंट का डायरेक्शन होता, तुम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं ना, तो अगर इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा है, तो इसके कारण क्या हो जाता, फील्ड, ये जो इंड्यूस करंट के कारण फील्ड होता उसका भी डायरेक्शन क्रॉस हो जाता। अब अगर उसका भी डायरेक्शन क्रॉस हो जाता, इसका मतलब क्या है, फ्लक्स पहले से ही बढ़ रहा था, तुमने करंट का डायरेक्शन ऐसा असाइन करा दिया है जिसके कारण से फ्लक्स और बढ़ेगा, तो ये तो लेंज़ेस लॉ के अगेंस्ट हो गया ना भाई साहब। अपने को क्या करना है, जिस थाली में खाएंगे उस थाली में छेद करना है अपने को, या जो हमारा कॉज है जिसके कारण से इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसको अपोज करना है अपने को। तो अगर उसको अपोज करना है, इसका मतलब इस क्रॉस के अगेंस्ट अपने को फील्ड क्रिएट करना होगा। तो इस क्रॉस के अगेंस्ट अगर फील्ड क्रिएट करना है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर कुछ ऐसा दिखा देंगे। अगर ये इस तरह का होगा, तो उस केस में करंट, इसके कारण जो फील्ड बनता वो डॉट 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 होता, तो बढ़ते हुए फ्लक्स को हम क्या कर सकते थे, कम कर सकते थे। मान लो एक और क्वेश्चन है, मान लो एक ऐसा एरिया है और ये एरिया इसमें से बाहर आ रहा है। अब अगर एरिया इसमें से बाहर आ रहा है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अगर एरिया इसमें से बाहर आ रहा है, इसमें क्या होगा, अगर ये जो एरिया बाहर आ रहा है, इसका मतलब इसमें से लिंक होने वाला जो फ्लक्स होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कॉइल में लिंक होने वाला जो फ्लक्स है वो कम हो रहा है, तो कॉइल में लिंक होने वाला फ्लक्स का वैल्यू अगर कम हो रहा है, तो कम होता हुआ फ्लक्स जो होगा वो कॉज होगा इंड्यूस ईएमएफ का। तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे इस कम होते हुए फ्लक्स को हम क्या कर सके, बढ़ा सके। क्यों, क्योंकि अगर कम होता हुआ फ्लक्स वाज द कॉज, तो कम होते हुए फ्लक्स को मुझे बढ़ाना है, जो भी कॉज है उसको अपोज करना है। तो बढ़ाने का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में गिवन फील्ड है, अगर मैं उसी डायरेक्शन में फील्ड जनरेट करा पाऊं, अगर मैं उसी डायरेक्शन में इंड्यूस करंट के कारण फील्ड जनरेट करा पाऊं, तो मैं उसको सपोर्ट कर पाऊंगा, क्या कम होते हुए फ्लक्स को मैं बढ़ा पाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे को इस इंड्यूस करंट के कारण जो फील्ड का डायरेक्शन चाहिए वो अंदर चाहिए। तो अंदर चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर ये क्लॉकवाइज ऐसे, अगर ये क्लॉकवाइज हो जाएगा ऐसे क्लॉकवाइज, तो इस क्लॉकवाइज के कारण क्या हो जाएगा, इसमें जो फील्ड बनेगा वो हो जाएगा क्रॉस, और ये क्या हो जाएगा, कम होते हुए फ्लक्स को अगेंस्ट कर पाएगा। तो आई होप ये दो एग्जांपल समझ में आए होंगे। आप बोलो तो मैं और भी एग्जांपल बता देता हूं। और एग्जांपल कैसे हो सकते हैं, और एग्जांपल मान लो ऐसा ले लेते हैं कि यहां पर एक वायर है, और इस वायर के पास में क्या करते हैं, वायर के पास में एक रेक्टेंगुलर कॉइल लाके प्लेस कर देते हैं। वायर था और वायर के पास में हमने क्या कर दिया, एक रेक्टेंगुलर कॉइल लाके प्लेस कर दिया, और ये बोला गया है कि अगर इस वायर में जो करंट है आई, वो समय के साथ इंक्रीज हो रहा है, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट
इन दिस कॉइल, इस कॉइल में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये पूछा गया है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, तुम जानते हो, हम ये जानते हैं कि अगर एक वायर है तो इस करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ फील्ड होता है, और अगर मैं थंब रूल यूज करूं तो थंब रूल के अकॉर्डिंग करंट को थंब के डायरेक्शन में प्लेस करो तो कर्लिंग फिंगर्स जो होता है वो फील्ड के डायरेक्शन को बताता है। तो इस करंट कैरिंग वायर के कारण इस एरिया के अबाउट जो फील्ड होता है वो ऐसे होता, क्रॉस होता, अंदर की तरफ होता। सही कर रहे हैं ना, बिल्कुल क्रॉस होता। अब अगर इस वाले वायर में करंट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इस एरिया में के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। अब बढ़ता हुआ फ्लक्स अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉज है तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए जो बढ़ते हुए फ्लक्स को क्या कर सके, कम कर सके। तो बढ़ते हुए फ्लक्स को कम कराना है, इसका मतलब क्या है, इस फील्ड को मुझे, इस फील्ड के अगेंस्ट मेरे को एक फील्ड चाहिए। अब वो कैसे मिलेगा, वो मिलेगा अगर मान लो करंट का डायरेक्शन ऐसा हो जाए, अगर करंट का डायरेक्शन ऐसा हो जाए तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग इस वाले कॉइल में जो करंट मिलेगा वो प्लेन के बाहर चला जाएगा। तो इस वाले कॉइल में जो करंट का डायरेक्शन है, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन होगा वो होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किसी जमाने में एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि ऐसा कॉइल रखा हुआ है, यहां से क्या करते हैं, एक मैग्नेट को ड्रॉप कर देते हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल, हमने क्या कर दिया, मैग्नेट को ड्रॉप कर दिया। अब ये पूछा गया है कि ये जो गिरता हुआ मैग्नेट है, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। इसका एक्सेलरेशन जो है वो g होगा, इसका एक्सेलरेशन जो है ग्रेटर देन g होगा, इसका एक्सेलरेशन जो है वो लेस देन g होगा, और क्या हो सकता है सर, भगवान जाने सर क्या होगा सर। मान लो इस तरह से हमारे पास कुछ ऑप्शन गिवन है। अब अगर इस तरह से ऑप्शन गिवन है तो अपने को टिक करना है। तुम खुद से सोचो, अगर ये ऐसे नीचे गिरेगा, इसमें से फ्लक्स लिंक होगा, तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए जो अपने कॉज को अपोज कर सके। तो अगर मैग्नेट का नीचे गिरना इज द कॉज ऑफ चेंज इन फ्लक्स, तो मैग्नेट के नीचे गिरने को अपोज करना है। अब अगर नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा है, मतलब डेफिनेटली यहाँ पे नॉर्थ पोल इंड्यूस होना चाहिए क्या। तो अगर यहाँ पर नॉर्थ पोल इंड्यूस होगा तो पहले ये फ्री फॉल में था, लेकिन जैसे ये नीचे गिरेगा इसमें फ्लक्स इंड्यूस होना स्टार्ट होगा। फ्लक्स के कारण इधर भी नॉर्थ है तो इसको एक मैग्नेटिक रिपल्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दैट रिपल्शन इस पे जो नेट फोर्स है वो वेट से कम हो जाएगा। तो अगर नेट फोर्स वेट से कम हो जाएगा तो इसका जो एक्सेलरेशन वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगा, g से कम हो जाएगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो करेक्ट आंसर इज एक्सेलरेशन विल बी लेस देन g। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बता दिए लेंजेस लॉ का। देखो इंपॉर्टेंट होगा कि अगर आप लेंजेस लॉ के डायरेक्शन अच्छे से फाइंड आउट करना सीख जाओ, अगर आप लेंजेस लॉ के डायरेक्शन फाइंड आउट करना सीख जाओगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। ध्यान क्या रखना है, ध्यान बस इतना ही रखना है कि जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉज है उसी को क्या करना है सर, अपोज करना है। अपने ही कॉज को, जिसने उसे बनाया है उसे ही क्या करना है, खत्म कर देना है। ठीक है, जिस थाली में खाना है उसी थाली में छेद कर देना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मोशनल ईएमएफ। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है ये है मोशनल ईएमएफ। अब ये एक एप्लीकेशन है फैराडेज लॉ का और कुछ नहीं है, बस एक नाम दे दिया गया है मोशनल ईएमएफ। तो अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक इस तरह का रेक्टेंगुलर फ्रेम है, हमारे पास एक इस तरह का रेक्टेंगुलर फ्रेम है, और इस रेक्टेंगुलर फ्रेम में एक ये रखा हुआ है, रॉड रखा हुआ है, और ये जो रॉड है ना ये मूवेबल है। ये रॉड क्या कर सकता है, फ्रेम के ऊपर ऐसे मूव कर सकता है। ठीक है, अच्छा, ये जो फील्ड है इसको यूनिफॉर्म, इस रेक्टेंगुलर फ्रेम को हमने क्या कर दिया है, यूनिफॉर्म फील्ड के प्रेजेंस में रख दिया है। तो लेट द वैल्यू ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड जो यहाँ पर है वो क्या है, बी का है। ये जो रॉड है, PQ वाला जो रॉड है, इसको क्या करेंगे, कुछ वेलोसिटी v से ऐसे इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। अब अगर इसको कुछ वेलोसिटी v से आपने प्रोजेक्ट करना स्टार्ट किया, आप खुद से सोचो, ये जैसे जैसे अंदर जाएगा, फील्ड तो कांस्टेंट है, फील्ड तो नो डाउट कांस्टेंट है, लेकिन फ्लक्स का वैल्यू होता है सर BA cos थीटा। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो B का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, cos थीटा का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, लेकिन जैसे जैसे ये PQ वाला आर्म अंदर मूव करना स्टार्ट करेगा, एरिया जो ये इनक्लोज कर रहा है, ये लूप जो एरिया इनक्लोज कर रहा है उसका वैल्यू होता जा रहा है कम। अगर लूप का एरिया कम होता जा रहा है, मतलब इसमें से लिंक होने वाला फ्लक्स का जो वैल्यू है वो कम होता जा रहा है। तो अगर फ्लक्स कम हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा।
अब उस इंड्यूस ईएमएफ के कारण, उस इंड्यूस ईएमएफ के कारण जो इंड्यूस करंट होना चाहिए उसका डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए जो क्या कर सके, अपने ही कॉज को अपोज कर सके। तो अगर फ्लक्स का कम होना यहाँ पर इंड्यूस करंट का कॉज है, तो मुझे कम होते हुए फ्लक्स को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अब बढ़ाने का मतलब है कि ये फील्ड जो क्रॉस के डायरेक्शन में, ये फील्ड जो प्लेन के अंदर में है, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा हो जो क्या कर सके, इस कम होते हुए फ्लक्स को बढ़ाना स्टार्ट कर दे। मतलब इसमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए सर जिससे क्या हो जाए, इंड्यूस करंट से बनने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होता उसका डायरेक्शन भी प्लेन के अंदर हो जाता। तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर आप इसमें, अगर इसमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा एंड ये क्लॉकवाइज लगा दोगे ना, अगर ऐसा क्लॉकवाइज लगा दोगे तो उसके इसमें क्या हो जाएगा, इसके कारण जो फील्ड बनता वो इस कम होते हुए फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करता। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब अपने को क्या करना है, ठीक है सर इंड्यूस करंट का आपने डायरेक्शन तो फाइंड आउट करवा दिया, बिल्कुल समझ में आ गया। अच्छा अगर तुम देखोगे तो ये सर्किट के बाहर, मतलब ये रॉड के बाहर अगर देखोगे तो करंट क्या कर रहा है, क्यू वाले पॉइंट से पी वाले पॉइंट तक मूव कर रहा है। मतलब डेफिनेटली क्यू वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल होना चाहिए और पी वाला पॉइंट जो है वो लोअर पोटेंशियल होना चाहिए। हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है कि बैटरी के बाहर, बैटरी के बाहर देखो इसके मूव करने के कारण यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है। तो ये जो इंड्यूस, अगर इंड्यूस ईएमएफ का सोर्स है, मतलब मैं इसको एक बैटरी से रिप्लेस कर सकता हूँ। और ये बैटरी का हायर पोटेंशियल है, बैटरी का लोअर पोटेंशियल। बोलोगे सर कैसे पता चला, क्योंकि अगर आप बैटरी के बाहर देखोगे तो करंट क्यू से पी के तरफ मूव कर रहा है, मतलब डेफिनेटली क्यू हायर पोटेंशियल होगा, पी लोअर पोटेंशियल होगा। ठीक है, अब इसके ईएमएफ का वैल्यू अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम अगर फ्लक्स का वैल्यू लिखें एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, तो फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा, इसके लिए क्या ना, यहां से यहां का लेंथ इज एल और किसी टाइम टी पर ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो गैप है वो है एक्स। फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट है सर, एरिया को क्या लिख देंगे, एल इंटू एक्स लिख देंगे। कॉस थीटा, एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच का एंगल जीरो है तो कॉस थीटा कॉस जीरो हो जाएगा, वन हो जाएगा, लिखने की जरूरत है नहीं। फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी अगर आप लिखोगे तो बी इंटू एल इंटू एक्स आ रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर मुझे ईएमएफ फाइंड आउट करना है सर, तो ईएमएफ तो माइनस में डी अपॉन डी टी ऑफ फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी होता है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, बी और एल कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, बी और एल कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, एक माइनस बी है, तो यहाँ पर आ जाएगा डी अपॉन डी टी ऑफ एक्स। जिस रेट से x का वैल्यू चेंज हो रहा है, अब देखो जिस रेट से x का वैल्यू चेंज हो रहा है वो तो इसका स्पीड हो गया ना, जिस रेट से ये रॉड अंदर जाएगा वही तो dx अपॉन dt है। अब सिंस dx का वैल्यू x लगातार कम होता जा रहा है, तो ये जो dx है ना, इस dx का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो ये dx अपॉन dt वाला नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा b इंटू एल इंटू बी। अब ये एक तरीका है ये फाइंड आउट करने का। एक और तरीका है सेम इंड्यूस ईएमएफ को फाइंड आउट करने का, लेकिन क्यों जानना सर, जब डेरिवेशन है ही नहीं, सिलेबस डेरिवेशन वो पूछेंगे ही नहीं, अपने को सिर्फ कंसेप्ट जानना है, कहानी जानना है। अपने पास जो क्वेश्चन आएगा वो तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, तो इतने 75 तरह के डेरिवेशन जान के हम क्या कर लेंगे, एक में जो रिजल्ट आया सेकंड वाले में भी वही आएगा। एक और इसका आप डेरिवेशन कर सकते हो यूजिंग मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स को भी यूज करके हम डेरिवेशन कर सकते हैं, तो वो मैं अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, आप एनसीईआरटी बुक में देखना, आपको समझ में आ जाएगा, कोई इतना मुश्किल है नहीं। तो याद क्या रखना है इस वाले डायग्राम में, आपको याद रखना है, याद रखने वाली बात क्या है कि अगर एक रॉड को ऐसे मूव कराया जाए, आप अंदर मूव कराओ बाहर मूव कराओ, दोनों ही केस में यहाँ पर क्या होगा, एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा और उस इंड्यूस ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है बी इंटू एल इंटू बी। ठीक है, इस तरह से इंड्यूस ईएमएफ हम जनरेट करते हैं। मान लो इसी वाले में अगर मैं ये बोलता कि मैंने इस रॉड को इधर मूव कराया, तो उसमें क्या होता, फ्लक्स का वैल्यू लगातार इंक्रीज हो रहा होता, तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए था, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए था जो बढ़ते हुए फ्लक्स को कम कर सके। मतलब इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए जो इस फील्ड को अपोज कर सके। तो इसमें इंड्यूस का करंट का डायरेक्शन, अगर मेरे को अगर इस फील्ड को अपोज करना है, मतलब डॉट डॉट होना चाहिए था, तो वो डॉट होने के लिए इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसा अगर हो जाता तो उसके इसमें क्या होता, ये फील्ड को अपोज कर पाते। उसके इसमें P वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल होता है, Q वाला पॉइंट लोअर पोटेंशियल होता है, लेकिन जब आप इंड्यूस ईएमएफ फाइंड आउट करते हैं ना, तो इसका मैग्नीट्यूड B इंटू एल इंटू बी ही होगा। आई होप ये समझ में आया है। ठीक है, चलिए, तो ये था मोशनल ईएमएफ। अब मोशनल ईएमएफ का ना एक और एप्लीकेशन है, मोशनल ईएमएफ का एक और एप्लीकेशन है जो एनसीईआरटी बुक ने एक एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया है। ठीक है,
अब एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया है तो वो देखते हैं थोड़े से गैप के बाद, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ये जो मोशनल ईएमएफ हमने अभी सीखा था ना, उसका एक एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी बुक में क्या किया है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो मैं आपको एग्जाम्पल समझा देता हूँ। एग्जाम्पल क्या है, क्वेश्चन क्या है और कैसे इसको सॉल्व करना है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या किया है, ये एक मेटेलिक रिंग है। यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर एक मेटेलिक रिंग है, और इस मेटेलिक रिंग में एक वायर है ओपी। ओपी वायर को इस मेटेलिक रिंग में हमें क्या करना है, ऐसे घुमाना है विद कांस्टेंट स्पीड ओमेगा। और कांस्टेंट स्पीड ओमेगा से इस मेटेलिक रिंग को हम क्या करने वाले हैं, घुमाने वाले हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर आप इस ओपी वाले रिंग को घुमाते हो तो ओपी वाले रिंग में जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा उसका वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं कि किसी टी इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये जो ओपी रिंग है, ये जो ओपी रॉड है, ये रोटेट करके ओक्यू पर पहुंच गया है। और टी टाइम पर अगर ये ओमेगा कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा है तो थीटा का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी हो जाएगा। तो अगर इस टी इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अगर मैं फ्लक्स का वैल्यू लिखूं तो बी क्या है, बी यहाँ पर कांस्टेंट है, और अपने को एरिया लिखना है। तो ये एरिया है, ये देखो ओपी से स्टार्ट करके अगर मैं ओक्यू पे पहुंच गया तो ये क्या हो रहा है, ये एक सेक्टर है क्या। अब सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेक्टर का एरिया होता है थीटा डिवाइडेड बाय टोटल एंगल, थीटा डिवाइडेड बाय टोटल एंगल इनटू पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई, इसका लेंथ कितना बताया गया, इसका लेंथ है कैपिटल आर है मान लो, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब इस थीटा को क्या लिखा जा सकता है, ये जो एंगल थीटा है, इस थीटा को हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू टी। तो बी इंटू ओमेगा पाई आर स्क्वायर इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 पाई। पाई से पाई अगर कैंसिल कर दिया जाए, पाई से पाई अगर कैंसिल कर दिया जाए तो थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी जो हमारे पास आएगा, सॉरी फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी जो आएगा वो हो जाएगा बी ओमेगा, ठीक है, ये शायद आपको नहीं दिख रहा हो, बी ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। अब अगर फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी पता है और आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब आप इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये जो वैल्यू है बी ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको बोलते हैं रोटेशनल ईएमएफ। वो मोशनल ईएमएफ, ये क्या है, रोटेशनल ईएमएफ। अब यहां पर भी अगर आपको कोई इंड्यूस करंट का डायरेक्शन पूछे, अगर आपसे यहां पर भी कोई इंड्यूस करंट का डायरेक्शन पूछे, तो अगर आप देखोगे तो ये एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एरिया इंक्रीज हो रहा है मतलब यहां से यहां तक फ्लक्स का वैल्यू इंक्रीज हुआ है। तो अगर फ्लक्स का बढ़ना इज द कॉज, अगर फ्लक्स का बढ़ना इज द कॉज, तो बढ़ते हुए फ्लक्स को कम करना होगा। मतलब इस फील्ड के अगेंस्ट, इस फील्ड के अगेंस्ट अपने को फील्ड जनरेट कराना पड़ेगा। तो अगर मैं इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा रख दूं ना, ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो इसके कारण जो फील्ड जनरेट होता है वो बाहर की तरफ आ जाएगा, तो बढ़ते हुए फ्लक्स को ये क्या कर पाएगा, अपोज कर पाएगा। अब ओपी अगर मेरा रॉड है तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे ओ पी क्यू ऐसे अगर मूव कर रहा है तो ये इंड्यूस करंट का डायरेक्शन होगा। आप ये फाइंड आउट कर सकते हो। और भी एक तरीका है जिससे एनसीईआरटी बुक में इन्होंने सॉल्व करके बताया है। अब फिर से मैं वही बोलूंगा, आपने को डायग्राम याद रखना है, एंड रिजल्ट याद रखना है। कैलकुलेशन एक तरीके से जानो, 10 तरीके से जानो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जितने तरीकों से जानना है जान सकते हो। जो आसान तरीका था वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, तो एनर्जी कंसिडरेशन अ क्वांटिटेटिव स्टडी। अब एनर्जी कंसिडरेशन के बारे में क्यों बात करते हैं, तो मैं वापस से ना आपको उस डायग्राम पर ले जाता हूं जहां पर हम एनर्जी कंसिडरेशन के बारे में बात करने वाले हैं। इस वाले डायग्राम में अगर आप देखोगे तो यहां पर एनर्जी कंसिडरेशन के बारे में क्यों बात करेंगे तो वो समझते हैं। आप देखो, इसको जब हमने इस डायरेक्शन में मूव कराया था तो यहां पर करंट जनरेट हुआ था Q R S P इस तरह से, और इस वायर के अंदर PQ। अब ये जो वायर PQ है, मान लिया जाए अगर इसका रेजिस्टेंस कोई तो स्मॉल r का है, ये जो वायर PQ है सर, इसका रेजिस्टेंस अगर कोई तो स्मॉल r का है तो क्या होगा, इसका इंड्यूस ईएमएफ कितना था, इंड्यूस ईएमएफ का जो वैल्यू है वो BLV का है। और अगर इस वायर को मैं मान लूं कि R रेजिस्टेंस का है, मैं बाकी जो
फ्रेम है उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं मानूं अगर, तो करंट का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, बी एल वी अपॉन आर। तो मेरे पास क्या हो गया, पी से क्यू में एक करंट है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, बी इंटू एल इंटू वी डिवाइडेड बाई आर का मैग्नीट्यूड है करंट का। अच्छा, अब अगर ये करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है तो हमने तो ये पढ़ा है ना कि अगर एक करंट कैरिंग वायर को आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रखोगे तो वो जो करंट कैरिंग वायर है फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और जो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब यहाँ पर एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सॉल्व करने के लिए जो करंट का डायरेक्शन होता है वही करंट एलिमेंट का डायरेक्शन हो गया, तो एल वेक्टर इधर हो गया और फील्ड वेक्टर अंदर है, तो अगर आप एल क्रॉस बी करोगे ना तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, रॉड जब ऐसे जाना स्टार्ट करेगा तो ये रॉड में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण यहाँ पर करंट बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रखा हुआ है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो हमने ये देखा कि ये जो फोर्स ये रॉड एक्सपीरियंस कर रहा है वो वेलोसिटी वेक्टर के ऑपोजिट है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो फोर्स है वो ग्रेजुअली इसको क्या कर देगा, रोक देगा। तो अगर मैं ये चाहता हूं, अगर मैं ये चाहता हूं कि एक यूनिफॉर्म स्पीड v से मूव करता रहे, इसका मतलब क्या है, एक्सटर्नल एजेंट को अंदर मूव कराने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो पूछते हैं कि पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा, वो आपसे पूछेंगे पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल एजेंट, जिससे क्या हो जाए ये अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट करें। तो पावर डिलीवर्ड के लिए क्या करेंगे, F को V से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फोर्स कितना है, तो फोर्स का वैल्यू देखो क्या है, करंट यहां पर कितना था, ये पहले का लिखा है इसको हटा दो, करंट का वैल्यू कितना है, आई हमने फाइंड आउट किया है, द वैल्यू ऑफ आई इज बी एल वी अपॉन आर। फोर्स का वैल्यू लिख रहे हैं बी एल वी अपॉन आर, फिर एक और एल है एल क्रॉस बी। अब एल और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो एफ डॉट वी करोगे तो ये इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल एजेंट सच दैट दिस रॉड विल मूव इनसाइड विद अ कांस्टेंट स्पीड v, तो वो पावर कितना है, वो पावर है b स्क्वायर एल स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो ये एनर्जी कंसिडरेशन है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसको अंदर मूव कराना चाहते हो कांस्टेंट स्पीड से तो एक्सटर्नल एजेंट को वर्क डन करना पड़ेगा, अगर एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन नहीं होगा तो ये मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। आई होप ये कहानी आपको समझ में आई होगी, एनर्जी कंसिडरेशन। उसके बाद अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में इन्होंने एक सिंपल सा क्वेश्चन, अच्छा ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता देता हूं। देखो हमारे पास क्या है, हम ये जानते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है ना सर, वो है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, माइनस तो डायरेक्शन के लिए तो मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा अभी। इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो है सर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, और करंट को क्या लिखते हैं सर, करंट को लिखते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। करंट और ईएमएफ में क्या रिलेशन चलता है, तो E डिवाइडेड बाई R, सर्किट का रेजिस्टेंस अगर R है तो E डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू I। अब एक एक करके ना सब वैल्यू पुट कर देते हैं, E के प्लेस में पुट कर दो डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इंटू रेजिस्टेंस, जो भी कॉइल है उसका रेजिस्टेंस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब ये डेल्टा टी इस डेल्टा टी से अगर गायब कर देंगे तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या करना, चेंज इन फ्लक्स को रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल से डिवाइड कर देना, तो यहां से आपको गिवन टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो किया होगा ये आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है कि अगर आपके पास क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया जाए कि फ्लक्स इतने से इतना चेंज हो गया तो जो इंड्यूस करंट हुआ उसके कारण कितना चार्जेस फ्लो करके मूव किए होंगे, तो डेल्टा क्यू इज डेल्टा फाई अपॉन आर, आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट ये एक एग्जांपल है, अब ग्राफ राफ बनाने वाला एग्जांपल है तो मैं उसमें बात नहीं कर रहा। अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडी करंट। अब एडी करंट समझना बहुत जरूरी है, जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम बात कर रहे थे करंट इन लूप के बारे में, कि अगर एक लूप को चेंजिंग फ्लक्स में रख दिया जाए, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में रख दिया जाए, तो बिकॉज ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लूप में क्या होता था, करंट जनरेट होता था, ठीक है, बिल्कुल सही है सर। अब क्या करते हैं ना, आप ऐसा इमेजिन करो
कि मेरे पास मैग्नेट के दो बड़े बड़े ऐसे पोल्स हैं, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और इनके बीच में मैंने एक कॉइल को ऐसा रख दिया है, ठीक है। अब ये जो कॉइल है ना, ये कॉइल नहीं बोल के मैं क्या बोलूंगा, ये एक सॉलिड है, मतलब सॉलिड है मतलब ये एक प्लेट है। मैंने एक प्लेट को दोनों मैग्नेट्स के बीच में रख दिया और इस प्लेट को मैं ऐसे ऐसे ऑसिलेट कराने के लिए छोड़ देता हूँ। अब जब आप इस प्लेट को ऐसे ऐसे ऑसिलेट कराने के लिए छोड़ दोगे तो ये जो प्लेट से लिंक होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होगा सर, बिल्कुल। तो अब फिर से फैराडे की बात आ जाएगी। फैराडे ने क्या बोला था कि अगर कॉइल से लिंक होता हुआ फ्लक्स चेंज होगा, तो अगर कॉइल से लिंक होता हुआ फ्लक्स चेंज हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरे पूरे एरिया में से, पूरे पूरे प्लेट में से जो फ्लक्स है वो भी तो चेंज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी इंड्यूस ईएमएफ होगा सर, यहाँ पर भी इंड्यूस करंट होगा। लेकिन सर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये तो पूरा सॉलिड है सर, अगर ये पूरा सॉलिड है तो यहाँ पर एक कंप्लीट पाथ आपको नहीं दिखेगा करंट के लिए, तो क्या होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो है ना, तो इंड्यूस करंट के लिए यहाँ पे क्या होता है, आप जैसे ही इसको ऐसे ऐसे ऑसिलेट कराते हो ये फ्लक्स चेंज करता है, उसके कारण से क्या होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर फैशन में ऐसे ऐसे अरेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ऐसे ऐसे जो अरेंज होते हैं वो क्या होते हैं, सर्कुलर पैटर्न्स में, ऐसे ऐसे वो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सर्कुलर पैटर्न्स में थ्रू आउट द सॉलिड क्या होते हैं, अरेंज होते जाते हैं। अब ये जो सर्कुलर पैटर्न्स में जो ये इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हो रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, करंट जो है वो ऐसे सर्कुलर पैटर्न्स में अरेंज हो रहा है। अब ये करंट जो है वो एडीज के जैसा दिखता है, वाटर के एडीज के जैसा दिखता है, जिसको फिकॉल्ट नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार डिस्कवर किया था, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एडी करंट। अब ये जो एडी करंट है, ये जो एडी करंट है, इस केस में अगर देखोगे तो अगर ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा था दो मैग्नेट पोल्स के बीच में, तो इसका जो ऑसिलेशन है, इसका जो ऑसिलेशन है, अगर ऑसिलेशन इज द कॉज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, तो ये जो एडी करंट का डायरेक्शन होगा ये ऐसा होगा जो इसके ऑसिलेशन को क्या कर सके, डैम्प कर सके। इसका मतलब क्या होगा, बिकॉज ऑफ द एडी करंट जो जनरेट हुआ है उसके कारण से इसका डैम्पिंग जो होगा वो धीरे धीरे, इसका जो डैम्पिंग होगा उसके कारण से ये धीरे धीरे ऑसिलेट करना बंद कर देगा, फाइनली ये रेस्ट पे आके रुक जाएगा। अब अपने को क्या चाहिए सर, ये आप अगर वो जब लिखने वाला एग्जाम हुआ करता था ना, तो ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होता था जिसमें ऐसा क्वेश्चन ना आए कि हाउ एडी करंट कैन बी रिड्यूस। तो एडी करंट को अगर आपको रिड्यूस करना है ना, तो आप क्या करो, ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट है, इस प्लेट को आप क्या कर दो, ऐसे लैमिनाज में काट दो, ऐसे प्लेट को क्या करो आप ऐसे लैमिनाज में काट दो। इससे क्या होगा सर, अगर आपने प्लेट को लैमिनाज में कट कर दिया ना, तो देखो अब यहाँ पर ये जो एडीज बन रहा था ना वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीच में तो एयर गैप है। इसका मतलब ये जो एडी कंप्लीट होगा वो तो ऐसे 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 जाके एडी कंप्लीट होगा ना। अब तुमने पढ़ा होगा कि चार्जेस को जितना लंबा पाथ मूव करना होता है उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है करंट का वैल्यू उतना ही कम होता है। तो अगर तुमने ऐसे लैमिनेट कर दिया तो एडीज कैसे कंप्लीट हो रहा है, ऐसे कंप्लीट हो रहा है। इसमें चार्जेस को लंबा पाथ मूव करना पड़ेगा तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो हम क्या बोल सकते हैं, इफ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज हाई, तो एडी करंट जो लैमिनेट प्लेट्स में डेवलप होगा वो बहुत ही कम होगा। अगर वो बहुत कम होगा इसका मतलब क्या है, जो डैम्पिंग, एडी करंट कम हो गया, एडी करंट के कारण डैम्पिंग हो रहा था तो डैम्पिंग कम हो जाएगा। तो इस तरह से एडी करंट क्या होता है और एडी करंट को कम कैसे करते हैं उसके बारे में हमने बात किया। नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट है इंडक्टेंस। अब ये इंडक्टेंस क्या है ना, ये हेनरी और फैराडे, इन्होंने, ये लोग जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने ये बोला कि फ्लक्स का जो अल्टीमेट कॉज है, फ्लक्स का जो अल्टीमेट कॉज है वो तो करंट है। फ्लक्स का जो अल्टीमेट कॉज है वो करंट है, अगर करंट को चेंज कराएंगे तो ही फ्लक्स चेंज होगा। इसका मतलब किसी भी सर्किट में जो फ्लक्स डिपेंड हो रहा है वो करंट पे डिपेंड कर रहा है, ऐसा उन्होंने बता दिया। अब फिजिक्स में ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन तो अच्छा लगता नहीं है, तो इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अपने को क्या करना है, रिमूव करना है। कैसे रिमूव करेंगे, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को एक कांस्टेंट लगा के मूव करते हैं, L इंटू आई। अब ये बिल्कुल वैसा ही बात है जो ओम्स लॉ में आपने सीखा था कि वोल्टेज जो है वो क्या होता था, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करने के लिए आप एक रेजिस्टेंस नाम का कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते थे, तो उसी तरह यहां पर भी प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करने के लिए कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे L, और ये L को क्या बोलते हैं, दिस L इज नोन एज इंडक्टेंस। ये जो L है इसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस। अब याद रखना, तुमने पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस जो है वो V और I के रेशियो पे डिपेंड करता है।
रेजिस्टेंस जो है वो V और I का रेशियो होता है, लेकिन एक्चुअल में जब भी आपको किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होता था तो रो L अपॉन A का फॉर्मूला यूज करते थे। इसका मतलब क्या है कि किसी भी सर्किट में जो वोल्टेज और करंट का रेशियो है वो रेजिस्टेंस का वैल्यू तो बता देगा, लेकिन रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होता है वो वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता, वो वोल्टेज और करंट के रेशियो पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस अगर कभी भी फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, रो L अपॉन A करोगे। उसी तरह ये इंडक्टेंस का वैल्यू आपको हो सकता है ऐसा लगे कि फ्लक्स और करंट का जो रेशियो है, अगर मैं फ्लक्स और करंट को चेंज करना स्टार्ट कर दूं तो जो भी कंडक्टर है उसका इंडक्टेंस वैल्यू चेंज हो जाएगा, ऐसा गलत सोचना है। फ्लक्स और आई का रेशियो इंडक्टेंस के बराबर आ जाता है, लेकिन अगर आपको किसी भी सर्किट का इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है ना, तो आपको फिर से उसका क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन देखना पड़ेगा और कैसे फाइंड आउट करते हैं ये सीखना पड़ेगा। अब ये जो इंडक्टेंस है ना, इस इंडक्टेंस को दो तरीके से डिफाइन किया जाता है। एक हम डिफाइन करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, एक हम डिफाइन करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, और दूसरा हम डिफाइन करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। अब म्यूचुअल का मतलब क्या हो गया, जैसे तुमने सुना है म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि मेरा जो पैसा है मैंने क्या कर दिया, किसी कंपनी पे लगा दिया, मेरा जो पैसा है मैंने किसी कंपनी पे लगा दिया। अब अगर वो कंपनी डेवलप करेगी तो मेरा जो पैसा है वो भी डेवलप करेगा। इसका मतलब क्या है कि मेरा भी फायदा हो रहा है, उसका भी फायदा हो रहा है, म्यूचुअल फायदा, म्यूचुअल जो प्रॉफिट है वो म्यूचुअली क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि नहीं, मेरा पैसा मैं अपनी कंपनी में लगाऊंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा पैसा मेरी कंपनी, तो मेरा ही बेनिफिट हुआ ना, बाकी लोगों का बेनिफिट नहीं हो रहा, तो वो हो जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस। म्यूचुअल मतलब एक से ज्यादा लोगों को फायदा होगा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस सिर्फ किसी एक का फायदा होने वाला है तो उसको बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। अब इन दोनों की कहानी, म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस की कहानी समझते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सोलेनॉइड्स कंसीडर कर रहे हैं। दो सोलेनॉइड्स हैं, एक के ऊपर एक ऐसे वुंडेड है, सच दैट दोनों का जो एक्सेस है वो कॉमन है। देखो ये मेरे पास अंदर वाला जो कॉइल है वो है S1, इस अंदर वाले कॉइल का नाम है S1, और बाहर में जो कॉइल है उसका नाम है S2। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे क्या होगा, S1 और S2 में से किसी को भी आप क्या कर सकते हो, करंट प्रोवाइड कर सकते हो। S1 और S2 में से किसी को भी आप करंट प्रोवाइड कर सकते हो, और जो भी करंट के कारण, म्यूचुअल का मतलब हो गया किसी एक में करंट देना और दूसरे में फ्लक्स देखना है। म्यूचुअल का मतलब हो गया दो कॉइल में से एक में करंट देंगे और दूसरे में क्या करेंगे, उसका इंडक्टेंस वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, तो वो हम चेक करते हैं। अब मान लिया जाए कि ये जो बाहर वाला सर्किट है S2, मैंने उसमें करंट प्रोवाइड करा दिया I2, ये जो बाहर वाला करंट है उसमें मैंने करंट प्रोवाइड कर दिया I2। अब मेरे को पता है कि सोलेनॉइड है, अगर सोलेनॉइड के अंदर में आप देखोगे, सारे आइडियल सोलेनॉइड हम पढ़ रहे हैं, तो अगर ये सोलेनॉइड है तो सोलेनॉइड के अंदर में इस I2 के कारण जो फील्ड डेवलप होगा वो होगा सर म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन सेकंड कॉइल इनटू म्यू नॉट N2 I2। इस तरह से होगा, बिल्कुल सर। मतलब ये जो पूरा रीजन होता है ना, यहां से यहां तक, ये पूरा रीजन, इस पूरे रीजन में एक यूनिफॉर्म फील्ड डेवलप हो गया है, और उस यूनिफॉर्म फील्ड का वैल्यू कितना है, उस यूनिफॉर्म फील्ड का वैल्यू है म्यू नॉट N2 I2। अब मुझे क्या करना है, बाहर वाले कॉइल के कारण अंदर में कितना फ्लक्स लिंकेज होगा मुझे ये फाइंड आउट करना है, या अंदर में कितना फ्लक्स जनरेट होगा, अंदर वाले कॉइल में कितना फ्लक्स जनरेट होगा वो फाइंड आउट करना है। तो मैं फ्लक्स फाइंड आउट करने वाला हूं S1 कॉइल पर। ठीक है, तो अगर आप देखोगे मैं किसी एक कॉइल पे पहले फ्लक्स फाइंड आउट करता हूं। अब एक कॉइल पे कैसे फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट N2 I2 इनटू इसका एरिया, इस कॉइल का एरिया अगर आप देखोगे तो वो क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर, इसका एरिया हो गया पाई R1 स्क्वायर। अब यहाँ पर ऐसे ऐसे कितने कॉइल्स हैं, तो अगर आप ऐसे देखोगे ऐसे ऐसे कितने कॉइल्स हैं, तो हम लिख देते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन S1 कॉइल इनटू टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड L। मैंने इस तरह से लिख दिया। अब आप सबको अगर देखोगे तो ये आपके पास क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और ये एक कॉइल में कितना फ्लक्स लिंक हुआ, तो टोटल फ्लक्स अगर आप देखोगे वो S1 वाले कॉइल में जो लिंक हुआ है वो हो जाएगा म्यू नॉट N1 N2 म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू L इंटू I2। अब मैंने आपको क्या बताया था, फ्लक्स जो है वो करंट पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ये पूरा फैक्टर जो है वो एक कांस्टेंट है सर। तो ये कांस्टेंट कौन सा है, मैंने करंट पास कराया था S1 वाले वायर पर, और मैं फ्लक्स चेक कर रहा हूं S2 वाले वायर, S2 वाले सोलेनॉइड पर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल बिकॉज ऑफ सेकंड कॉइल M12। तो अगर आप M12 का वैल्यू देखोगे ना, तो M12 का वैल्यू कितना आ रहा है, एक मिनट रुक जाओ,
हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप देखोगे ना, तो ये जो फ्लक्स का वैल्यू है वो I2 वाले करंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये S1 वाले कॉइल पर जो टोटल फ्लक्स है ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि बाहर S2 वाले कॉइल पर कितना करंट फ्लो कर रहा है। अब ये पूरा जो कांस्टेंट है ना, ये पूरा जो कांस्टेंट है, इस पूरे कांस्टेंट को ही क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो अगर आप M12 का वैल्यू देखोगे, इंडक्टेंस का वैल्यू देखोगे, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, म्यू नॉट। इन दोनों के बीच का मीडियम क्या है, इस पे डिपेंड कर रहा है। N1 क्या है, N1 इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ फॉर S1 वायर, S1 कॉइल। N2 इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ फॉर दिस एक्सटर्नल वायर। पाई R1 स्क्वायर इसका एरिया है, और L क्या है, L इस सोलेनॉइड का लेंथ है। तो हमने क्या किया, M12 का वैल्यू फाइंड आउट करके रखा है। अब ये जो M12 का वैल्यू है ना, अब इसका अगर उल्टा सोचा जाए सर, अगर इसका उल्टा सोचा जाए, उल्टा सोचा जाए मतलब क्या करते हैं, अभी मैंने करंट बाहर वाले कॉइल को दिया था और अंदर वाले कॉइल में क्या करते हैं, फ्लक्स फाइंड आउट कर रहे थे। अब इसका रिवर्स सोचते हैं, अंदर वाले कॉइल पर करंट देते हैं और बाहर वाले कॉइल के लिए क्या करते हैं, फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं। तो मान लो S1 वाले कॉइल पे जो करंट है वो है I1। तो अगर S1 वाले कॉइल पर करंट I1 है, अब अगर देखो, अगर ये सोलेनॉइड आइडियल है ना, तो आइडियल सोलेनॉइड में याद रखना, जो भी फील्ड होता है वो सोलेनॉइड के अंदर होता है। जो भी फील्ड होगा वो सोलेनॉइड के अंदर होगा, सोलेनॉइड के बाहर में कोई फील्ड नहीं होता। मतलब यहाँ पर कोई फील्ड नहीं होगा। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि फ्लक्स जो S2 वाले सोलेनॉइड में लिंक होगा, अगर वो कैलकुलेट करना है, तो आप क्या लिखोगे, अगर I1 इसमें करंट है तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा S1 वाले सोलेनॉइड पर, वो हो जाएगा म्यू नॉट N1 इंटू I1। N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन S1 कॉइल। अच्छा, फिर अगर मैं बात करूं फ्लक्स, अब मेरे को फ्लक्स लिखना है, फ्लक्स होता है B इंटू एरिया। तो अगर आप देखोगे तो ये जो फील्ड है, फील्ड तो इसी रीजन में प्रेजेंट है, यहां से लेके यहां तक जो मेरे पास S1 कॉइल का एरिया है, उतने ही रीजन में फील्ड प्रेजेंट है। तो अगर मुझे फ्लक्स का कैलकुलेशन करना है, तो मैं ये एरिया नहीं लेके, ये बड़ा वाला एरिया नहीं लेके, मैं ये छोटा एरिया लूंगा। क्यों, क्योंकि इसके बाहर में तो फील्ड है ही नहीं। अगर इसके बाहर में फील्ड नहीं है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर मैं फ्लक्स का वैल्यू लिखूं, तो फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा, फ्लक्स का वैल्यू कितना लिख देंगे, पाई R1 स्क्वायर। अच्छा, ये तो एक टर्न से इतना फ्लक्स लिंक हुआ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, तो N2 इंटू लेंथ ऑफ, ये लिख देंगे सोलेनॉइड, लिख देंगे N2 है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। तो S2 वाले कॉइल का जब आप फ्लक्स वैल्यू कैलकुलेट करोगे, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट N1 N2, म्यू नॉट N1 N2 एक साथ लिख दिया मैंने, पाई R1 स्क्वायर इंटू L टाइम्स ऑफ I1। अब फिर से देखो, हम फ्लक्स देख रहे हैं S2 वाले कॉइल पर, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है करंट इन S1 कॉइल। फिर से म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L, ये सब तो कांस्टेंट है सर। और अगर आप देखोगे तो इसको इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 1। मैंने इससे पहले क्या किया था, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 फाइंड किया था विद रिस्पेक्ट टू 2। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, अगर आपने नोटिस किया होगा, तो ये जो वैल्यू है म्यूचुअल इंडक्टेंस, आप सेकंड वाले कॉइल का फाइंड करो फर्स्ट के कारण, या फर्स्ट वाले कॉइल का फाइंड करो सेकंड वाले कॉइल के कारण, दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। सीधा सा मतलब क्या है कि अगर आपके पास कभी भी ऐसा अरेंजमेंट दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि इस सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करो, किसी में भी करंट दे दो, किसी में भी करंट दे दो, और उस करंट के करस्पॉन्डिंग, मान लो अगर आप S1 में करंट दोगे तो फ्लक्स आप कैलकुलेट करो S2 में। अगर आप S2 में करंट दोगे तो फ्लक्स कैलकुलेट करो S1। फिर अगर आप देखोगे ना, तो आप किसी में भी करंट दो, जो फ्लक्स का वैल्यू जनरेट होगा इस सिस्टम के लिए, वो वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। और अगर आप S1 पे फाइंड आउट करोगे तो वो I2 करंट पे डिपेंड करेगा, अगर S2 पे फाइंड आउट करोगे तो वो I1 करंट पे डिपेंड करेगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। करंट किसी और में फ्लो कर रहा है, फ्लक्स किसी और में जनरेट हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो वैल्यू है वो किस किस बातों पे डिपेंड कर रहा है, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L। अब मैं यहाँ पर ना, अगर मैं आपको बोलूं कि ये मेरे पास इस तरह से वैल्यू है, अब मेरे को अगर फ्लक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो देखो टोटल फ्लक्स जो S2 वाले कॉइल में लिंक हुआ वो कितना है, वो M21 टाइम्स ऑफ I1 है, लिख सकते हैं टोटल फ्लक्स। अब अगर ये टोटल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स को टाइम के रिस्पेक्ट में आप अगर डिफरेंशिएट कर दोगे, अगर टोटल फ्लक्स को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे, तो आपको ईएमएफ का वैल्यू मिल जाएगा।
ये इन्होंने म्यूचुअल इंडक्टेंस बताया है कि रेस्पेक्टिव ऑफ द कॉइल टेकन, किसी भी कॉइल में करंट पास कराओ, किसी भी कॉइल में फाइंड आउट करो, वो वैल्यू सेम हो जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखना, एक बात का क्या ध्यान रखना है, मान लो एक कॉइल ऐसा है और एक जो कॉइल है वो छोटा सा ऐसा। अब सर किसी में भी करंट फ्लो करा देंगे, काम बन जाएगा क्या? नहीं, इस वाले आपको ध्यान रखना है। अगर आप अंदर वाले में करंट पास करवाओगे ना, अगर आप अंदर वाले में करंट पास कराओगे तो यहां पर क्या होगा, इस वाले रीजन में तो जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है, सोलनॉइड के अंदर फील्ड यूनिफॉर्म होता है। लेकिन जैसे आप सोलनॉइड के बाहर निकलोगे, अब ये अगर लेंथ वाला सोलनॉइड नहीं है तो नॉन आइडल सोलनॉइड है, मतलब इसका फील्ड लाइंस ऐसे होगा। तो इस वाले रीजन में फ्लक्स का कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, जब भी ऐसा अरेंजमेंट हो जाए, एक सोलनॉइड बड़ा है एक सोलनॉइड छोटा है, तो हमेशा याद रखना सिस्टम का, अगर आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बड़े वाले कॉइल में करंट पास कराना और छोटे वाले कॉइल में फ्लक्स कैलकुलेट करना। इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा, बड़े वाले कॉइल में अगर आप करंट पास कराओगे तो यहाँ पर जो फील्ड है वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म फील्ड में अगर ये रखा हुआ है तो इसके साथ इसके लिए फ्लक्स कैलकुलेट करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, आप फर्स्ट वाले सोलनॉइड में फ्लो कराओ, सेकंड वाले सोलनॉइड में फ्लो कराओ, कैलकुलेशन करने के बाद आप देखोगे कि M12 और M21 का वैल्यू सेम ही आना है। तो क्यों ना एक ऐसा कॉइल में करंट पास कराया जाए जिससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है, अब ये जो मैंने सोचा था पूरा चैप्टर मैं खत्म कर दूंगा, ये थोड़ा लेंदी हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ इसको यहीं पे रहने देता हूँ। नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, थोड़ा बहुत क्वेश्चन, थोड़ा बहुत थ्योरी बता देंगे। और थ्योरी में क्या बचा है, सेल्फ इंडक्टेंस बताया, सेल्फ इंडक्टेंस और एक एनर्जी हाफ Li² का डेरिवेशन बचा है, बस इतना ही बचा है। तो वो नेक्स्ट वाले क्लास में देखते हैं, इसको इतना ही रहने देते हैं।